नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी सियासत का सबसे बड़ा इशू बन गई। नोटों की गड्डी पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और आखिरकार सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। अब इस बात की जांच हो रही कि सदन में 500 रुपए के जो नोट मिले थे वो असली हैं या नकली। अगर असली हैं तो नोटों की एक गड्डी है किसकी? अगर ये नोट सदन में गलती से छूटे तो कोई इसे क्लेम करने क्यों नहीं आया? राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इन सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए अब जांच बैठा दी है। इंक्वायरी होगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने इसकी जानकारी सदन को दी। जब सदन को बताया तो कांग्रेस के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस को चेयरमैन की बात बुरी क्यों लगी? मल्लिकार्जुन खड़गे को गुस्सा क्यों आया? नोटों की गड्डी कैसे अडानी के मुद्दे पर भारी पड़ गई, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह दिखा देता हूं कि राज्यसभा में हंगामा शुरू हुआ कैसे। सुबह सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी, कल सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सुरक्षा जांच के दौरान 500 रुपए के नोटों का बंडल मिला है। सदन में मिला है और अब तक किसी ने इसे क्लेम नहीं किया, इससे कोई लेने नहीं आया। इसलिए चेयरमैन ने कहा मामला बहुत गंभीर है। जगदीप धनखड़ ने कहा वो इस मामले की जांच करवा रहे हैं। ये बताते बताते सभापति महोदय ने यह भी बता दिया कि 500 रुपए के नोटों का बंडल सीट नंबर 222 पर मिला है और यह सीट अलॉटेड है कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को। After the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. जैसे जगदीप धनखड़ ने सीट नंबर 222 का जिक्र किया और अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया तो कांग्रेस के मेंबर भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा अगर चेयरमैन ने जांच के आदेश दिए हैं तो फिर जांच पूरी होने से पहले किसी मेंबर का नाम लेने की क्या जरूरत है? अभिषेक मनु सिंघवी का नाम क्यों लिया? जब खड़गे की इस बात का बीजेपी के एमपीज ने विरोध किया तो खड़गे और भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग देश को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई। सर, you know, you all lawyers, can he do like this? One second. And these people, ये एक, अरे छोड़ो, सर ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। खड़गे ने जैसे ही सत्ता पक्ष पर हमला किया
तो बीजेपी की तरफ से जबरदस्त विरोध हुआ। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए। उन्होंने कहा, सभापति के प्रति लीडर ऑफ अपोजिशन का व्यवहार अच्छा नहीं है। सभापति ने सिर्फ उस सीट के बारे में बात की है जिस पर नोटों का बंडल मिला है, इसमें गलत क्या है? इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? I don't understand why there should be objection that the chair should not take the name of the member. When? No, but then chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पर अड़े रहे तो राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने जवाब दिया। नड्डा ने कहा, सदन में नोटों की गड्डी मिलना बेहद गंभीर मामला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरह से सदन में हंगामा कर रहा है उससे शक पैदा होता है। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए डिटेल आना चाहिए, साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी, उधर के पक्ष को भी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तर्क दिया कि जब मामला सब जुडिस है, जब मामले की जांच हो रही है, तो किसी का नाम कैसे लिया जा सकता है। कांग्रेस के इस आर्गुमेंट को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पकड़ लिया। पीयूष गोयल ने कहा, अगर कांग्रेस तैयार हो तो यह नियम बना दिया जाए, अगर किसी मामले में जांच चल रही है तो उस मामले में किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस के नेता तो विदेशी अखबारों में छपी खबरों को उठाकर रोज सदन में हंगामा करते हैं, नाम लेते हैं, क्या वो सब ठीक है? बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैड ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। आज जो माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, मैं समझता हूं फिर इसको एक रूल बनाया जाए सदन में कि कोई भी विषय जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, कोई भी विषय जिसके ऊपर गंभीरता से कानूनी प्रक्रिया हो रही हो, क्या विपक्ष आज सदन को और देश को कहना चाहता है कि आगे से ये सदन को ठीक से चलने देंगे और कभी भी ऐसे फेक नैरेटिव के ऊपर कभी भी ये सदन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फेक नैरेटिव के ऊपर
ये विदेशी ताकतों के ऊपर कभी अपना विश्वास नहीं जताएंगे। पीयूष गोयल का इशारा गौतम अडानी के मुद्दे की तरफ था। राहुल गांधी हर रोज अडानी का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के एमपीज इस मुद्दे को रोज उठाते हैं, लेकिन सभी विरोधी दलों का साथ उन्हें नहीं मिल पा रहा, इसलिए बात नहीं बन पाती। पीयूष गोयल ने यही कहा, अडानी मामले में भी जांच चल रही है, फिर भी कांग्रेस दिन रात अडानी के नाम की माला जपती है। अगर जांच से पहले अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लेना गलत है, तो जांच पूरी होने से पहले अडानी का नाम लेना ठीक कैसे हो सकता है? लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने पीयूष गोयल के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इंटरेस्टिंग बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी नाम पर इतना हंगामा हुआ और सिंघवी उस वक्त सदन में मौजूद ही नहीं थे। जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए, सबसे पहले जाकर चेयरमैन से मिले, सभापति को बता दिया कि सीट पर मिली नोटों की गड्डी उनकी नहीं है। और इसके बाद सिंघवी ने कहा वो ये सुनकर हैरान है कि उनकी सीट पर 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली है, क्योंकि वो तो सदन में 500 रुपए का सिर्फ एक नोट लेकर आते हैं। गड्डी किसकी है, कौन लाया, कैसे लाया, उन्हें क्या मालूम। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह सब कुछ अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने की साजिश है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के नेता अडानी का नाम लें और सरकार को जवाब देना पड़े। सिंघवी ने कहा कल वो सिर्फ 3 मिनट के लिए सदन के अंदर आए थे। अब उनके जाने के बाद सीट पर कौन क्या रख गया, इससे उनका क्या लेना देना। सिंघवी ने कहा वो तो चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो और सच्चाई सामने आए। मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले। उसमें एक लॉक और की हो, जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है। लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी इस मामले में सरकार पर हमला किया। इमरान मसूद ने कहा सदन के अंदर किसकी सीट पर क्या मिला क्या नहीं मिला, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इमरान मसूद ने कहा सरकार सदन में बैठे लोगों के मोबाइल में झांक लेती है, तो फिर क्यों नहीं पता लगाती कि ये पैसे किसने रखे। ये सब चर्चाएं ना हो जाए अडानी के ऊपर, इस देश के अंदर अडानी के ऊपर चर्चा ना हो, बाकी सब करते रहो। हाँ, काला धन मिल गया पार्लियामेंट से, किसका काला धन है, कितना पैसा लेकर आए, 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, बता दे कितना बरामद हुआ वहाँ से। सर ये चिल्लर नोट बरामद करके चर्चा से ध्यान हटा रहे, क्या तमाचा बना रखा भाई। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार संसद के अंदर सरकार है, हम नहीं है। हम सरकार में नहीं है। अगर हम सरकार में होते तो हम जिम्मेदार होते। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी सीट के ऊपर कोई पैसे रख देगा, आप मेरे से पूछोगे पैसा कहाँ से आ गया। वाह भाई वाह, तुम्हारे पास वीडियो कैमरे लग रहे हैं, लगा देखो ना उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, देखो तुम्हारे पास एक तुम्हें टीवी मोबाइल के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं वो तो पता है तुम्हें। नोट कौन रखे ये नहीं पता है तुम्हें। तमाशा कर रहे हैं, बिल्कुल ड्रामा कर रखा है यार। जांच की बात की गई। अरे तो जांच कर लेती, इतने लंबा कौन सा जांच थी, जांच पता चल जाता। अब तो ऐसे ऐसे कैमरे हैं वहाँ। अब मैं टेलीफोन में क्या देख रहा हूँ, ये कैमरे में पता चल जाएगा उन्हें नोट का नहीं पता चल रहा है कि वो चिल्लर नोट कहाँ से आ गए, बहुत बड़ा काला धन आ गया। विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया बीजेपी के राज्यसभा मेंबर सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जब जब कांग्रेस के नेता पकड़े जाते हैं तब तक हंगामा करते हैं। अगर जांच पूरी हुए बगैर सिंघवी का नाम लेना गलत है तो फिर बिना जांच के
किसी दूसरे का नाम लेना सही कैसे हो सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के नेता हर किसी से सवाल पूछते हैं, हर किसी से जवाब मांगते हैं, लेकिन जब खुद जवाब देने की बारी आती है तो रोना शुरू कर देते हैं। अगर खड़गे जी ने कहा है कि कोई मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने यह कहा कि जो खड़गे जी का सुझाव था उसे हम सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो विषय जांच की परिधि में चल रहे हैं उन पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा यह नहीं हो सकता है कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहां ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं है। तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। कांग्रेस का सवाल तो जायज है, जब तक जांच नहीं होती किसी का नाम कैसे लिया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि नोटों का बंडल उनका नहीं है तो फिर उनका नाम क्यों लिया गया, जांच पूरे होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। और कांग्रेस की बात बीजेपी के नेताओं को भी पसंद आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूछा अगर बिना जांच के नाम नहीं लिया जाना चाहिए तो फिर राहुल गांधी रोज रोज अडानी का नाम लेकर हंगामा क्यों करते हैं। दूसरी बात, अडानी भी कहते हैं कि उन पर लगे आरोप फर्जी हैं, तो उनके मामले में कांग्रेस को भी जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई जब पीयूष गोयल ने सुझाव दिया कि इस बात पर सहमति बनाई जाए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। अब सवाल है, क्या कांग्रेस के नेताओं के लिए और बाकी लोगों के लिए नियम अलग अलग होने चाहिए? क्या कांग्रेस को बिना जांच के किसी पर भी आरोप लगाने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? आज कांग्रेस के नेताओं के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो गया। असल में आज कांग्रेस के नेता अडानी के मुद्दे पर सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रोटेस्ट की तैयारी करके आए थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस के तमाम सांसदों ने पार्लियामेंट कैंपस में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट पार्टी के सांसद शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दूरी बना ली। कोई राहुल गांधी के मार्च में शामिल नहीं हुआ। पार्लियामेंट परिसर में निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर अडानी और सरकार के खिलाफ नारे लगाए, और इसके बाद लोकसभा में भी कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा उठाया। थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 1 मिनट भी नहीं चल सकी। हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा, जो ताकतें देश को अनस्टेबल करना चाहती हैं, राहुल गांधी का उनसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है? कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, ओपन इंडिया फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। मेरा 10 क्वेश्चन था सर, 10 में से जो पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलीम शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए, क्या उन्होंने सोरोस से पैसा लिया? चूंकि कांग्रेस एक रणनीति के तहत पार्लियामेंट में रोज अडानी का मुद्दा उठाती है, रोज फिर हंगामा होता है, रोज सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। 2 दिन पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई चलाने पर सहमति बनी थी, लेकिन यह सहमति सिर्फ 2 दिन कायम रह सकी। आज फिर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि अब जैसे ही कांग्रेस के नेता अडानी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेता जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। कल संबित पात्रा ने यही किया था और आज निशिकांत दुबे ने भी यही सवाल पूछा। हालांकि निशिकांत दुबे के आरोपों पर आज राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, राहुल गांधी के लिए देश सबसे ऊपर है और उन्हें अपने भाई पर पूरा भरोसा है।
जो लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुई इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम, आप लोगों की मांग बात ही तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। इससे भी डर रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिश थी कि सभी विरोधी पार्टियां मिलकर पार्लियामेंट में सिर्फ अडानी का इशू उठाएं, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। ममता बनर्जी ने अपना रास्ता पहले से ही अलग कर लिया था। अब अखिलेश यादव ने भी राहुल का साथ छोड़ दिया। विपक्ष में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद हैं। क्योंकि दोनों पार्टियां अंबानी के मुद्दे पर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इससे कांग्रेस के नेता बेचैन हैं। लेकिन अखिलेश ने राहुल का साथ क्यों छोड़ा, इसकी वजह भी समझ लीजिए। असल में लोकसभा में नई सीटिंग अरेंजमेंट के तहत समाजवादी पार्टी को फ्रंट रो में सिर्फ 1 सीट मिली है। अखिलेश यादव 2 सीटें चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस 1 भी सीट छोड़ने को राजी नहीं है। इसलिए अखिलेश नाराज हैं। पिछले सेशन तक लोकसभा में समाजवादी पार्टी को फ्रंट रो पर 2 सीटें दी गई थी। अखिलेश यादव फ्रंट रो में अपने बगल में फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को बिठाते थे और बार बार अयोध्या का नाम लेकर बीजेपी के नेताओं को चिढ़ाते थे। लेकिन इस सेशन में समाजवादी पार्टी को फ्रंट रो में सिर्फ 1 सीट अलॉट हुई है। अब सिर्फ अखिलेश यादव ही सबसे आगे की पंक्ति में बैठ सकते हैं और अवधेश प्रसाद को सेकंड लाइन में बैठना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस चाहे तो अपने कोटे की 1 सीट समाजवादी पार्टी को दे सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए अखिलेश यादव कांग्रेस से खफा हैं। लोकसभा में पहली पंक्ति में कुल 19 सीटें हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स को 6 सीटें मिली हैं। इन 6 में से 4 कांग्रेस को, 1 समाजवादी पार्टी को और 1 डीएमके को अलॉट हुई है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया ब्लॉक को 7 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन मिली हैं 6, इसलिए समाजवादी पार्टी की 1 सीट कम कर दी गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्पीकर ने सिटिंग अरेंजमेंट कांग्रेस की राय से किया, कांग्रेस से बात करके किया। अगर समाजवादी पार्टी की सीट कम हो रही थी तो कांग्रेस ने अखिलेश यादव से बात क्यों नहीं की, उन्हें कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लिया। हालांकि आज जब इसके बारे में अवधेश प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा लोकसभा में सीट कहां मिलती है ये बड़ी बात नहीं है, वो अयोध्या से जीत कर आए हैं, वही सीट उनके लिए सब कुछ है। माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं और मेरे लिए उनके दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी को 1 सीट, आगे वाली सीट और बगल में उससे लगी हुई हमें दिया है, डिम्पल जी को दिया है। तो ये का ज़्यादा कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा सीट है। असली सीट वो है जिसकी तरफ सारे देश और दुनिया में चर्चा है और जिसके लिए सारे देश दुनिया में सम्मान है और हमारे नेता के दिल में अगाध प्यार है, निष्ठा है, यकीन, विश्वास है, भरोसा है। ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है। अवधेश प्रसाद कुछ भी कहें, लेकिन सारा खेल है तो कुर्सी का ही। अयोध्या फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के लिए एक ट्रॉफी की तरह हैं। हमेशा साथ लेकर घूमते हैं, उन्हें अपने बगल में बैठा रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए 1 सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। अब अवधेश प्रसाद को पीछे बैठना होगा। जाहिर है ये बात अखिलेश को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। लेकिन कांग्रेस से किनारा करने की सिर्फ ये एक वजह नहीं है, और भी कई कारण हैं। आगे बढ़ते हैं। आज करीब 10 महीने के बाद एक बार फिर
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिन भर तनाव रहा। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आमने सामने दिखे। एक बार फिर टीयर गैस के शेल छोड़े गए, लोग घायल हुए। असल में शंभू बॉर्डर पर 10 महीने से धरने पर बैठे पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की कॉल दे दी थी। कल ऐलान कर दिया था कि 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। किसान संगठनों की कॉल को देखते हुए पुलिस ने भी तैयारी की हुई थी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने बॉर्डर को सील कर दिया था। किसानों के साथ झड़प न हो, इसके लिए पुलिस ने रोड पर लोहे की ग्रिल का चेंबर जैसा बना दिया था। इस चेंबर के भीतर पुलिस के जवान थे और किसानों को दूर रखने के लिए पुलिस पेपर स्प्रे की बॉटल्स का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस की ट्रिक कुछ देर तो काम आई, लेकिन इसके बाद जब किसानों ने जबरदस्ती जाली के चेंबर को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने टीयर गैस के शेल छोड़े। भगदड़ मची और इसमें कुछ किसान घायल भी हो गए। एक महीना हो गया बोल दिता भी पैदल जावांगे, क्यों नहीं जाने देंगे भाई? अपनी सरकार तो पूछो। ये साडे भाई है, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, इनको अग्निवीर बना रहे हैं, इन लोगों को अग्निवीर बना रहे हैं। जब फौज को बना दिया, इनको भी बना देंगे। ये साडे बच्चे हैं, साडे तियां पोते हैं, तो असि कहने भी कोई भी साडे को तैयार नहीं, सानू पैदल जान दो। हम तो देखिए मोबाइल खुले हुए कल भी बोला था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी, सीएम अगर पंजाब के बीच में मध्यस्थता करते उनकी चिट्ठी, या हरियाणा का सीएम बात करता उनकी चिट्ठी आनी चाहिए। हम तो बिल्कुल आठों बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा तो केंद्र के साथ जो आंदोलन है पीसफुली, तो केंद्र कहे ना तो देश के लोग, हमने कहा आज हमने दिखा दिया पूरी दुनिया को भी पीसफुली है। तो इस तरह से दिल्ली में कोई जगह दे देते, जंतर मंतर, रामलीला, तो वहां बैठ के अपनी बात रखते। किसान नेताओं का कहना है कि वो तो केंद्र सरकार से बात करने के लिए जाना चाहते हैं, फिर उन्हें हरियाणा की सरकार क्यों रोक रही है? हकीकत यह है कि पंजाब के किसान इस आंदोलन को चला रहे हैं। पंथेर ग्रुप और उल्लेवाला ग्रुप के किसान पिछले 10 महीने से शंभू बॉर्डर पर पंजाब वाली साइड पर धरने पर बैठे हैं। पहले किसान संगठनों ने 9 दिसंबर को दिल्ली जाकर सांसदों के घरों को घेरने का ऐलान किया था, इसलिए प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर रोका गया। हालांकि आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसान बातचीत के लिए वक्त मांगते हैं तो उन्हें दिया जाता, लेकिन किसानों ने वक्त मांगा ही नहीं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसान जब चाहें उनसे बातचीत के लिए आ सकते हैं। राज्य मंत्री ने कहा वरना किसान जहां बुलाएंगे वो खुद उनसे बातचीत के लिए पहुंच जाएंगे। किसान उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है, हमारी कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे, वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। जब सरकार की तरफ से बातचीत का ओपन ऑफर दिया गया तो किसान नेताओं के तेवर भी ढीले पड़ गए। किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा उन्होंने दिल्ली चलो का प्रोग्राम संडे तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगर इस दौरान सरकार बात करती है तो ठीक है, वरना संडे को आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से
नहीं चाहते। वैसे इस बार किसान आंदोलन की एक खास बात यह भी है कि ये देशव्यापी आंदोलन के बजाय एक राज्य के किसानों का आंदोलन दिखाई देने लगा है। सिर्फ पंजाब के किसान इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। हरियाणा के किसान इससे दूर हैं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा वो तो आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंथेर और डल्लेवाला गुट के पास गए थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट लेने से ही इनकार कर दिया। वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंधेर साहब के पास और डल्लेवाला ग्रुप से भी मिला था। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं, हम जाके ज़बरदस्ती मिलें भी और कुछ गलत हो जाए तो फिर उसके बदनामी उसमें आ सकती है। वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आंदोलन में शामिल नहीं किया। लेकिन हकीकत है कि पिछली बार जब चढ़ूनी आंदोलन को लीड कर रहे थे तो वो भी यही कहते थे कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनेताओं को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या? हरियाणा में असेंबली का इलेक्शन हुआ। चढ़ूनी ने खुद भी चुनाव लड़ा और अपने संगठन के दूसरे लोगों को भी चुनाव लड़वाया, लेकिन बुरी तरह हारे। चढ़ूनी को पिहोवा असेंबली सीट पर सिर्फ 1170 वोट मिले। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को चढ़ूनी की सियासी हैसियत समझ में आ गई, इसलिए उन्हें आंदोलन से दूर कर दिया गया। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो किसान आंदोलन को विरोधी दलों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन के सपोर्ट में दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के एमपीज ने पार्लियामेंट परिसर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस के नेताओं ने एमएसपी की गारंटी देने, किसानों से बात करने और यूरिया की सप्लाई में सुधार की मांग की। राहुल गांधी ने भी संयुक्त किसान मोर्चे के सपोर्ट में ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा बयान पोस्ट किया। राहुल ने कहा किसान अपनी पीड़ा शेयर करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें रोकना निंदनीय है। राहुल ने कहा देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा किसान सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार को उनके वादे याद दिलाए जाएं और फिर किसानों को रोकने की क्या जरूरत। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। कांग्रेस के एमपीज ने जिस तरह से पोस्टर्स लेकर किसानों के सपोर्ट में संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, उस पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने कमेंट किया। सैनी ने कहा कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, लेकिन किसानों के लिए उसने कुछ नहीं किया। नायब सैनी ने कहा कांग्रेस को तख्तियों में यह भी लिखना चाहिए था कि उसने इतने साल में किसानों के लिए आखिर किया तो क्या किया। नहीं, देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है किसानों के साथ। कांग्रेस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होकर के किसानों का अगर ये हालात हुई है तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। वो अच्छा है कि वो तख्तियां तो उठा रहे हैं, परंतु उनको उन तख्तियों के पीछे अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए था कि हम इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं, किसान की स्थिति में क्या सुधार किए हैं वो भी तख्ती के ऊपर लिख के दिखाना चाहिए कि हमने तो ये किया है। एक हाथ में वो लिख के तख्ती के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारी सरकार में तो ये हुआ है। और
अब इनको ये जरूरत है, अब ये करना चाहिए। ये बिल्कुल विपक्ष ने दिखाना चाहिए। राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और गंदी राजनीति कर रही है, और उसके कारण कांग्रेस समाप्त हो रही है। वैसे कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सरकार पर किसानों से वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको याद होगा, 2 दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि सरकार ने लागत मूल्य पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय करने का वादा पूरा कर दिया या नहीं। क्या किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं या नहीं। धनखड़ के इसी बयान को विरोधी दलों ने मुद्दा बनाया। कहा, अब तो वाइस प्रेसिडेंट भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कम से कम अब तो सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए। किसानों की जब मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसानों से वादा करके उनको धोखा दिया जाएगा, तो वो दिल्ली की तरफ आएंगे ही। इसमें दुविधा कहाँ है, विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को। ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना, देश बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, समझना चाहिए। देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है धनखड़ जी भी अभी इस चीज को लेकर पिछले दिनों बोलते दिखाई दिए हैं कि भारत सरकार ने अपनी कमिटमेंट निभाई नहीं है और लखीमपुर खीरी का इंसाफ भी नहीं दिया। सबसे जरूरी, हमारा संविधान उनको डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, उससे रोकना मुझे लगता है ये तानाशाही। जब कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर सरकार पर किसानों को लेकर तरह तरह के इल्जाम लगाए, राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयराम रमेश ने एमएसपी को लेकर सवाल पूछा, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार कई फसलों पर लागत का 50% नहीं 100% तक मुनाफा दे रही है। उन्होंने वादा किया कि सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर जरूर खरीदेगी। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। हम 50% लागत पर, कम से कम 50 कह रहा हूं माननीय सभापति जी, कई फसलों पे हम 100% लाभ दे रहे हैं, देकर हम समर्थन मूल्य घोषित भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने एक नया नाम दे दिया। दरअसल धनखड़ के जिस बयान का सहारा लेकर विपक्षी नेता सरकार पर हमला कर रहे हैं, उसकी खबर उन्हें भी है। यही वजह है कि जगदीप धनखड़ ने आज जब राज्यसभा में एमएसपी पर चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान को किसानों का लाडला करार दिया। माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए।
माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। शिवराज सिंह चौहान किसान संगठनों से लगातार बात करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी की हैं। पार्लियामेंट में शिवराज सिंह ने एक बार नहीं दर्जनों बार यह बताया है कि सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, किसानों की मांग के मुताबिक लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की गई है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इस बार धान में ज्यादा नमी होने के बाद भी मोदी सरकार ने एमएसपी पर ही खरीद की परमिशन दी, जिससे किसानों को नुकसान ना हो। शिवराज सिंह का कहना है कि अगर कुछ किसान संगठनों को कोई दिक्कत है तो सरकार हर वक्त किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि जब शिवराज सिंह चौहान खुले मन से किसानों की बात सुनने को तैयार हैं, उनकी जायज़ मांगें मानने को तैयार हैं, तो किसान नेताओं को भी टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता चुन लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि बांग्लादेश के हालात देखकर हर भारतवासी को सबक लेना चाहिए। योगी ने कहा, आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वैसे ही जुल्म पहले पाकिस्तान में भी हो चुके हैं और ये सब भारत में न हो, इसके लिए सबको सावधान रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ आज सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेका, शब्द कीर्तन सुना और इसके बाद योगी ने कहा कि सिख गुरु और सिख समुदाय हमेशा सनातन की रक्षा में सबसे आगे रहे हैं। योगी ने कहा कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई और 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। योगी ने कहा कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का वक्त आ गया है। 1947 में ननकाना साहब को भारत में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हिंदुओं और सिखों को एकजुट होकर अपने हितों की सुरक्षा करनी होगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी ने आज जो बात कही उसको समझने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार अब पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड बढ़ाने में लगी है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दे दी है। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से कारोबार शुरू कर रहा है। 53 साल में पहली बार पाकिस्तान का एक जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह चटगांव पहुंचा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का सौदा भी किया है और इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया है। अब तक बांग्लादेश ये सामान भारत से खरीदता था। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी है। इन सारी बातों का मतलब क्या है ये बताने की भी जरूरत नहीं है। चलते चलते मैं आपको आपकी अदालत की एक झलक दिखा देता हूं। आपकी अदालत का शोर थोड़ा डिफरेंट है,
इस बार मेरे मेहमान हैं फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है, कमाल की है। दोनों की जिंदगी में बहुत सारे इत्तेफाक हैं। जैसे दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ने इंग्लैंड गए, परिणीति मैनचेस्टर में और राघव लंदन में। यह भी इत्तेफाक है कि 2011 में परिणीति ने बिजनेस छोड़ा, मुंबई जाकर प्रोफेशन बदला और अपनी पहली फिल्म में मिसेस चड्ढा का रोल प्ले किया। इधर राघव चड्ढा ने भी 2011 में सीए का प्रोफेशन छोड़ा, दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन ज्वाइन किया। और यह भी कोइंसिडेंस है कि जब राघव चड्ढा पंजाब में राजनीति करने पहुंचे तो परिणीति चोपड़ा भी चमकीला फिल्म की शूटिंग करने पंजाब पहुंच गई। फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा की लाइफ में इतने सारे इत्तेफाक थे, इतने सारे कोइंसिडेंसेस थे, तो भी ये दोनों एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। फिर ये दोनों पहली बार कब मिले, कैसे मिले, कहां मिले, कब प्यार हुआ, कब इकरार हुआ, लव स्टोरी ड्रीम वेडिंग में कैसे बदली, रियल लाइफ की मिसेस चड्ढा असली जिंदगी में मिसेस चड्ढा कैसे बन गई, यह आपको पता चलेगा आपकी अदालत में। इनकी लव स्टोरी की एक झलक आपको दिखा देता हूं। मुझे इनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, तो ये जितना भी बोलती है मैं उसे बहुत खुशी खुशी सुनता हूं। और मैं इसको देख रही हूँ एंड जैसे बोलते हैं ना गाइस फिल्मी, मतलब मेरे माइंड में एक घंटी बजी। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन। मेरी असल जिंदगी में ये मेरी हीरोइन है और मैं इनके सपोर्टिंग रोल में हूँ। नो यू आर माय हीरो। देखिए सर, नो राजनीति है देश के लिए और परिणीति है दिल के लिए, तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि मौका मुझे मिला है, क्योंकि जब हमारी शादी होने वाली थी एंड फिर जब हो गई, सब ने मुझे बोला कि इंडिया के सबसे एलिजिबल बैचलर से तुमने शादी कर ली है। तो आई फील कि मौका मुझे मिला है, इसको नहीं। इनके अंदर का जो अंबाला है, जो इनकी सिंप्लिसिटी है, जो इनकी सादगी है, वो इनसे नहीं निकाल सकते हैं। ये मैंने इनके साथ रह के देखा है और सीखा है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी इनसे हुई। He is the best husband in the world. मैं इतनी ज़्यादा ड्रामा क्वीन हूँ क्योंकि मेरे इमोशंस ऐसे झट से निकलते हैं, चाहे रोना, हंसना, गुस्सा कुछ भी हो, एंड ये कभी भी मुझे बदलता नहीं है और कभी भी ये नहीं बोलता कि ये तुम मत करो, ये तुम मत करो। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, ये जो आदमी है ये मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा, बिकॉज ही सच अ लवली ह्यूमन बीइंग। ही लेट्स मी बी मी, एंड जो भी मुझे बोलना है और जो भी मुझे करना है वो मुझे करने देता है, एंड ही इज जस्ट द ड्रीम हस्बैंड दैट एवरी गर्ल वांट्स। लेकिन आपकी अदालत में इस बार सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। राघव चड्ढा और परिणीति से तीखे सवाल भी पूछे गए। एक आम आदमी ने अपनी शादी शाही अंदाज में क्यों की? क्या इसका खर्चा पंजाब के मुख्यमंत्री ने उठाया? क्या राघव चड्ढा पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं? जब आम आदमी पार्टी मुसीबत में थी तो राघव चड्ढा 71 दिन के लिए गायब क्यों हो गए थे? क्या परिणीति चोपड़ा राजनीति में आएंगी? क्या राघव चड्ढा उन्हें अंबाला से चुनाव लड़वाएंगे, या फिर राघव चड्ढा फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मुंबई चले जाएंगे? राजनीति और सिनेमा के बेमेल पर बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम पॉलिटिशियन राघव चड्ढा और फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा। अब मुझे बताइए परिणीति की 5 फिल्मों के नाम। अरे बाप रे सर, 5 फिल्मों की नाम की बजाय आप 50 खूबियां पूछिए तो वो मैं बता दूंगा। आप इनकी पार्टी के 5 लीडर के नाम बता दीजिए। हे राम। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।